नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश जिसके लिए जाना जाता वही संकट में फंसा बांग्लादेश दुनिया के फास्ट फैशन व्यवसाय का धड़कता हुआ दिल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। बांग्लादेश दुनिया के फास्ट फैशन व्यवसाय का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। बांग्लादेश के कारखानों से निर्यात किए गए आधुनिक फैशन के हेनेस एंड मैरिड्स, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में H&M कहते हैं, इनके साथ साथ GAP और जारा जैसे ब्रांड के कपड़े दुनिया के कई देशों में लोगों के अलमारियों में मिल जाते हैं। बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो इसके कुल एक्सपोर्ट्स का 80% से भी अधिक है। यह देश अपनी लो कॉस्ट लागत, प्रमुख बाजारों तक शुल्क मुक्त पहुंच यानी कि ड्यूटी फ्री एक्सेस और कुशल श्रमिकों की बढ़ती संख्या के कारण वैश्विक फैशन ब्रांडों के कम लागत वाले श्रम गहन परिधान उत्पादन यानी कि लेबर इंटेंसिव अपैरल प्रोडक्शन का केंद्र बन गया है। बीते 3 दशकों में इस बिजनेस ने बांग्लादेश को दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार से निकालकर एक निम्न मध्य आय वाला देश बना दिया है। लेकिन मौजूदा समय में बांग्लादेश के सालाना 55 अरब डॉलर के वस्त्र उद्योग के सामने एक अनिश्चित भविष्य है। देश में हफ्तों चले विरोध प्रदर्शनों के बाद अगस्त महीने में शेख हसीना को सत्ता और बांग्लादेश दोनों को छोड़ना पड़ा था। उन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 4 कपड़ा फैक्ट्री में आग लगा दी गई थी। डिज्नी और अमेरिका के सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट जैसे 3 बड़े ब्रांड पहले से ही अगले सीजन के कपड़ों के लिए किसी अन्य जगह की तलाश कर रहे हैं। देश में कपड़ा कारोबारियों के सामने समस्या अभी भी बनी हुई है। कामगारों के विरोध के वजह से ढाका की 60 मिलों में काम बंद होने की आशंका मंडरा रही है। मिलों में काम करने वाले बेहतर वेतन के अलावा कई अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में कपड़ा बनाने और निर्यात करने वालों के संगठन के एक निदेशक कहते हैं, देश में हाल की घटना से ब्रांड के भरोसे पर असर पड़ेगा। वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदी देशों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हो सकता है कि वो इस बात पर भी विचार करें कि क्या अपने सारे संसाधन एक जगह पर लगा देने चाहिए। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक हंगामे के बीच से इस साल निर्यात में 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। यह कोई छोटी गिरावट नहीं है, जबकि बांग्लादेश को निर्यात होने वाले कमाई का 80% हिस्सा फास्ट फैशन एक्सपोर्ट से आता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में हुई हालिया घटना से कई महीने पहले से ही इन देश की अर्थव्यवस्था और इसके कपड़ा उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसमें बाल मजदूरी के कथित मामलों, जानलेवा हादसे और कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर कोविड-19 के वक्त की बात करें तो उस वक्त पर भी बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को हो गया। दरअसल कभी ऐसा हुआ है कि भारत के किसी फैसले की वजह से पाकिस्तान का फायदा हो जाए? बीते कुछ सालों में तो ऐसा नहीं याद आता, लेकिन यह मामला अलग है। दरअसल पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में कोरोना महामारी के दौरान निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा उसने भारत बांग्लादेश के छोड़े गए ऑर्डर हासिल करके किया था। वहीं बैंकिंग व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। बांग्लादेश में बढ़ती कीमतों ने देश में कपड़े के निर्माण को और महंगा बना दिया था, लेकिन मांग में कमी का मतलब था कि आप कीमत बढ़ाकर माल को नहीं बेच सकते थे। यह बांग्लादेश के लिए खास तौर से बुरा वक्त था, जो निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जैसे जैसे इन बिजनेस में निर्यात से लाभ कम होता गया, देश की विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई। इसके अलावा इस व्यवसाय में अन्य समस्याएं भी थी। बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के दिखावे वाली परियोजनाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च ने सरकार के खजाने को खाली कर दिया था। देश में बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद ने यहाँ के बैंकों को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी से जुड़े बड़े व्यवसायी ऋण चुकाने में असफल रहे। देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर डॉक्टर एहसान मंसूर ने हाल ही में BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, यह किसी की अनदेखी नहीं थी बल्कि वित्तीय प्रणाली की योजनाबद्ध लूट थी। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इसे ठीक करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि इसमें कई साल लगेंगे। देश को और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से एक और वित्तीय सहायता भी शामिल है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक हम मुश्किल हालात में हैं और हम अपने विदेशी दायित्वों को पूरा करने का अनुपालन करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत है। अभी हाल ही में हुए भारी प्रदर्शनों में फैक्ट्री मजदूर भी शामिल थे। उसके पीछे के कई कारण हैं। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट ही आत्मविश्वास को कम करने के लिए काफी है। चिंता इस बात की है कि अगर हमारे पास पर्याप्त डॉलर नहीं होंगे तो हम भारत और चीन से आयात होने वाले धागों का भुगतान कैसे करेंगे। वहीं यात्रा बीमा नहीं मिलने से कई लोग अब नए ऑर्डर देने के लिए बांग्लादेश नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के सामने दूसरी समस्या भी है।
शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए देश में जो विरोध प्रदर्शन हुए वो उन छात्रों ने किए थे जो अच्छे वेतन वाली नौकरी और अवसरों की कमी से निराश थे। हालांकि देश में कपड़ा कारखानों ने लाखों नौकरियां पैदा की है, लेकिन वे अच्छा वेतन नहीं देते हैं। बीबीसी से बात करने वाले कुछ फैक्ट्री कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें देश में लागू न्यूनतम वेतन से कम और यानी कि आधे वेतन पर गुजारा भत्ता करना पड़ता है। उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। उनमें से कई लोग बेहतर वेतन और काम के हालात की मांग को लेकर हाल के महीनों में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इनके यूनियन नेता का कहना है कि हम दुगनी वेतन वृद्धि से कम पर समझौता नहीं करेंगे। मजदूरी तय करने में जीवन यापन की बढ़ती लागत पर विचार करना ही होगा। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र नौकरियों में और अधिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। वे निजी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके उपलब्ध नौकरियों की योग्यता है। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर यूनुस का हवाला देते हुए लोग कहते हैं, नए सलाहकार खुद एक उद्यमी है, यानी कि वो भी एक बिजनेसमैन है, इसलिए हम सभी को उम्मीद है कि वे इस बारे में कुछ करेंगे। प्रोफेसर यूनुस को माइक्रो लोन में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के थिंक टैंक बताती है कि शिक्षित युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में विविधता लाना जरूरी होगा। उनका तर्क है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। वो कहते हैं, कोई भी देश केवल एक सेक्टर के भरोसे लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यह आपको कुछ हद तक आगे ले जा सकता है, ज्यादा नहीं। यह अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश हुई है, लेकिन वह अभी तक केवल किताबों में ही है। राजधानी ढाका में एक टेक पार्क खाली पड़ा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसका उद्घाटन साल 2015 में हुआ था। टेक पार्क बनाने का मकसद ऊंची सैलरी वाली नौकरियां पैदा करना और कपड़े के उत्पादन पर बांग्लादेश की निर्भरता को कम करना था। अब यह पार्क बेकार पड़ा है, जो पिछली सरकार की आर्थिक विफलताओं को याद दिलाता है। अगर बांग्लादेश के सॉफ्टवेयर व्यवसायी की बात करें तो देश के सॉफ्टवेयर व्यवसायी कहते हैं, यह उद्योग की जरूरतों और उसके बदले सरकार के उपलब्ध कराए गए संसाधन के बीच के अंतर का एक आदर्श उदाहरण है। किसी ने हमसे पूछा नहीं कि हमें इन पार्कों की जरूरत है या नहीं। बांग्लादेश बुनियादी ढांचों में निवेश कर रहा है, लेकिन हमने मानव संसाधन में कितना निवेश किया है? यही वह कच्चा माल है जिसकी इस उद्योग को जरूरत है। कि नई सरकार को विदेशी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही जैसी रुकावटों को दूर करना होगा। बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनुस ने देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार लाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कसम खाई है। संस्थाओं को दुरुस्त करने की कसम खाई है, जिन्हें पिछले कुछ सालों में व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है। प्रोफेसर यूनुस के सामने एक मुश्किल काम देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। इस मामले में सरकारी नीतियों का निहित स्वार्थों के हाथों में नियंत्रित होने से रोकना भी बड़ी चुनौती है। यह सब इसलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश कई अन्य समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें बांग्लादेश में बनी चीजों को वैश्विक मांग में कमी, अपने बड़े पड़ोसी और व्यापारिक साझेदार भारत के साथ बिगड़ते संबंध भी शामिल है, जो शेख हसीना को शरण दे रहा है। बांग्लादेश का मौजूदा सियासी संकट भारत के कपड़ा उद्योग के लिए फिर से उभरने का अवसर बन सकता है। कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि बांग्लादेश के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। पड़ोसी देश में हिंसा की वजह से यह कारोबार महीनों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भारत जैसे वैकल्पिक बाजार की ओर अपना रुख कर सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश हर महीने 3.5 से 3.8 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करता है। इसमें यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन के बाजारों की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। दूसरी ओर भारत हर महीने करीब 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करता है। बांग्लादेश में हालात जटिल होने से अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कुछ ऑर्डर भारत और अन्य देशों को दे सकते हैं। अगर बांग्लादेश के निर्यात का 10 से 11% हिस्सा भी तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों पर हस्तांतरित होता है तो भारत को हर महीने 30 से 40 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कारोबार मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश में भारतीयों के मालिकाना हक वाले कई कारखाने हैं। अगर संकट अधिक गहराता है तो ये कारखाने भारत में शिफ्ट हो सकते हैं। बांग्लादेश में करीब 25% कारखानों के मालिक भारतीय हैं। इनमें शाही एक्सपोर्ट्स, हाउस ऑफ पर्ल फैशन, जय जय मिल्स, TCNS, गोकुलदास इमेजेस और अम्बतूर क्लोथिंग जैसी कंपनियां हैं। इनके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ के खतरे वाले इस देश में तेज चक्रवात का आना शामिल है। ये चुनौतियां उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी लोगों की उम्मीद है जो उन्होंने प्रोफेसर यूनुस के कंधों पर लाद दी है।
दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बांग्लादेश को होने वाले निर्यात में पिछले 3 साल से लगातार गिरावट देखी जा रही है। डॉलर की भारी कमी और बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू मांग में गिरावट ने भी बांग्लादेश की आयात क्षमता को सीमित कर दिया है। इन चुनौतियों के बीच मौजूदा राजनीतिक संकट ने पड़ोसी देश की मुश्किलें और बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश संकट से भारत के निर्यात में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन इसका पूरी व्यापारिक स्थिति पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।